अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। और इस प्रोग्राम में आपको मालूम है कि मौजूद होते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब, और ये प्रोग्राम आप हर हफ्ते में 2 दिन देख सकते हैं, जुमेरात और जुमे के दिन 7 बजे से 8 बजे तक हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। और आज के नुक्ता नज़र में जो जैसे आपसे कल बात हुई थी कि हम जो अहम तरीन चीज़ डिस्कस करेंगे वो तो यह है कि पाकिस्तान का पहला मार्शल लॉ कि वो आज 7 अक्टूबर है और 7 अक्टूबर 1958 को पहला मार्शल लॉ लगा था और आज 7 अक्टूबर 2011 है। पुलों के नीचे बहुत सारा पानी और बहुत सारे मार्शल लॉ गुजर चुके हैं। इसके अलावा आज ही की तारीखी हवाले से भी अहम है कि अमेरिका को अफगानिस्तान में हमला किए हुए 10 साल मुकम्मल हो चुके हैं और इन 10 सालों में जो कुछ हुआ वो भी हम सबके सामने है। लेकिन जनरल मैकक्रिस्टल ने जो कहा है वो खूब कहा है कि उन्होंने कहा है कि हम 10 साल बाद भी आज ये महसूस करते हैं कि हम अमेरिका यानी अफगानिस्तान के आधे रास्ते में है, मुकम्मल नहीं हो सका। और इसके अलावा अमरीकी सदर ने ये इल्ज़ामात भी लगाए हैं कि पाकिस्तानी इदारों के ताल्लुकात कुछ मशकूक किरदारों के साथ हैं और इसमें ताल मिलाई है हामिद करजई साहब ने भी। शामी साहब, आज असल तो आपने हमें बताना है कि पाकिस्तान का पहला मार्शल लॉ कैसे लगा और वो क्या अवामिल थे और फिर उसके बाद क्या हुआ, लेकिन पहले एक नज़र मेरा ख्याल है कि आज की एक अहम खबर पर डाल लें। हाँ, ये 10 साल हो गए जी, 10 साल हो गए और अयूब खान को भी 10 साल हुए थे तो उनका अशरा तरक्की मनाया गया था जो उनके जवाल का आगाज हुआ। जी, तो ये जो अमेरिका है उसका भी जवाल है। जो सोचकर अमेरिका आया था यहाँ और जो एक गुरूर था और तकब्बुर था, और आप बुश साहब की तकरीरें सुनिए और उनके जो वजीर थे जंग के, उनकी तकरीरें सुनिए, वो समझते थे कि हम जाएंगे और बस छा जाएंगे। और इसी हवाले से हमें भी वो धमकी दी गई थी कि आप हमारे साथ हैं, हमारे और गुस्से में समझ रहे थे तहस नहस कर देंगे और चप्पा चप्पा जो है उनके कब्जे में होगा। और उस वक्त कहते थे कि जनाब हम तो सुई जो है ना वो सहरा में से तलाश कर सकते हैं और गारों में पड़ी हुई एक कोई सलाई जो है वो हमारी दस्तरस में आएगी, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। लेकिन अफगानों ने जो कुछ इनके साथ किया वो कहा जा रहा है अब इन्हें 10 साल बाद एहसास हो रहा है कि अनएक्सपेक्टेड था। क्या उस वक्त भी कोई बताने वाला नहीं था इन्हें? नहीं, देखिए जो अफगानों की तारीख है वो तो यही बता रही थी कि ये इन्हें फंसा लेंगे, कि ये यहां तो देखिए ये तो बड़ी ताकतों का कब्रिस्तान है अफगानिस्तान जो है जी। इसका जोग्राफिया, कुदरत ने जो कुछ इसको दिया है ना, उसने इसको मतलब है एक ऐसा दिफा मुहैया कर दिया है कि कोई हमलावर यहां कामयाब नहीं हो पाता। सिकंदर आजम से भी मेरा ख्याल है। अब देखें अंग्रेजों को देख ले क्या हुआ, सोवियट्स को देख ले क्या हुआ, अब अमेरिका को, नेटो की फोर्सेस को ताकत बढ़ी है, इस्तेमाल हुई है, बमबारी हुई है, हजारों अफराद जो है मारे गए हैं, लेकिन अमेरिका आज भी इत्मीनान का सांस नहीं ले सकता। उसको ये फिक्र पड़ी हुई है कि जब यहां से वापस जाऊंगा तो क्या होगा। अच्छा शामी साहब, अफगानिस्तान ने अमेरिका की अंदरूनी सियासत में भी कोई रोल प्ले किया है कि अब देखें इलेक्शन करीब आ रहा है तो हमारे ऊपर प्रेशर्स पड़ना शुरू हो गए? नहीं, अब आप ये देखिए ओबामा ने कहा था कि हम फौजें वापस लाएंगे जी, इराक से फौजें निकालूंगा, बिल्कुल। और अब इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई है, इलेक्शन सर पे आ गया है, फौजें निकाल नहीं पा रहे हैं क्योंकि यहां पर समझ नहीं आ रही कि यहां क्या बनेगा। और वहां जो देखिए जिनका प्यू एक रिसर्च सेंटर है बड़ा, ये जो रुझानात का और रवैयों का जायजा लेता है, उसने 2 सर्वे कराए हैं गुज़श्ता चंद माह के अंदर। ठीक है, वो उसमें जो इनके वॉर वेटरन्स हैं जी, यानी 9/11 से पहले के, वो भी उनकी 59%, 59% लोग ये कहते हैं कि हमें अपने 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 घरेलू मसाइल पर तवज्जो देनी चाहिए। जो 9/11 के बाद के फौजी वेटरन्स हैं वो ये कहते हैं कि हमें अपने घर पर तवज्जो देनी चाहिए, और जो सिविलियंस हैं वो तो 60% कहते हैं कि हमें अपने घर पे तवज्जो देनी चाहिए। यानी गोया अमेरिकी फौजों को वापस बुलाने का एक अरेंजमेंट हो रहा है। मेरा मतलब आप जंग में इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, देखिए, और जो इनके रिटायर्ड फौजी हैं वो कहते हैं, उनकी 3 में से एक कहता है कि अफगानिस्तान और इराक ये सब हमने जाया किया, यहां जंग की जरूरत ही नहीं थी, ये बिला जरूरत जंग लड़ी गई। तो शामी साहब, फिर इसका मतलब है कि वो अगर बात कही जाए कि ये दरअसल अफगानिस्तान के खिलाफ या इराक के खिलाफ जंग नहीं थी बल्कि मुसलमानों को सबक सिखाना मकसूद आप समझे, अमेरिका के खिलाफ जंग थी ये खुद अमेरिका ने अपने आप को, क्योंकि अमेरिका के जो इंतहा पसंद थे, न्यू कॉन्स जिन्हें हम कहते हैं जी, उन्होंने अमेरिका को एक मुश्किल में डाल दिया। शामी साहब, फिर इसमें ऐसी जंग में हमने अपने $100 अरब झोंक दिए, नुकसान किया, 35,000 जानें झोंकी, नहीं, हमने तो हम कहां खड़े हैं फिर?
देखिए बात यह है कि हम तो उस वक्त, क्योंकि हमारे यहाँ सिस्टम ऐसा था, हम तो घबरा गए कि भाई अफगानिस्तान का जोग्राफिया तो ऐसा नहीं है, हमें तो पता नहीं हमारे साथ क्या होगी। तो वो हमारे अगरचे जर्नली हुक्मरान थे, लेकिन वो और इसलिए वो घबरा के उन्होंने जो कुछ कर दिया जो अमेरिका चाहता था। जर्नैल जल्दी घबरा जाते हैं हाँ, इस तरह की पोजीशन में। जंग की तबाहकारियों से ज्यादा डरते हैं ना जी। तो इसीलिए तो देखिए एक बड़ा मुहावरा है कि जंग जैसा सीरियस बिजनेस जो है ना, ये जर्नैलों पर नहीं छोड़ा जा सकता। हाँ, मेरा तो ख्याल है इस सूरत हाल में तो अमन जैसा सीरियस बिजनेस में सियासतदानों थोड़ा सा मुश्किल है। फैसले करने होते हैं, जर्नैल जो है वो जंग के फैसले नहीं कर सकते। अब आप देखिए जो कुछ हुआ वो हो गया। अब मसला यह है कि पाकिस्तान ये देख रहा है कि इसके बाद क्या होने वाला है जी। जब अमेरिकन वापस चले जाएंगे, अफगानिस्तान तो यहीं रहेगा ना, और पाकिस्तान भी यही रहेगा। बिल्कुल ठीक है। तो अब अफगानिस्तान के मुस्तकबिल पर नजर है पाकिस्तान की कि एक ताल्लुकात ऐसे हों, मुफाहमत रहे और यहां इंडिया साहब आके ना बैठ जाए। अच्छा शामी साहब, ये कहीं अमेरिकन जाते जाते हमारा रगड़ा तो नहीं निकाल जाएंगे? नहीं, हमारा रगड़ा क्या निकालना है, उनका ही रगड़ा निकला हुआ है। अच्छा। और हमारा रगड़ा वगड़ा कुछ नहीं निकलेगा। हमारा तो आप देखिए, शम्मा तुझ पे रात ये भारी है, जिस तरह हमने तमाम उम्र गुजारी है इस तरह, हमारा क्या रगड़ा निकलेगा। हम कौन सा कोई डॉलर खाते हैं, कोई चिकन रोस्ट खाते हैं। हमारे यहाँ तो पहले ही 30% लोग, 35% लोग जो हैं खते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। तो हमारा क्या छीन लेंगे? हमारे पास क्या है, हमारी आबादी जो है मेजॉरिटी। तो इसलिए कोई परेशानी की बात नहीं है। बात यह है कि अमेरिका अब जंग कर नहीं सकता, उसकी रायमा इसके खिलाफ है, वो माहौल खत्म हो गया और उसको यहां से रुखसत होना है। अब जरूरत इस बात की है कि पाकिस्तान के और अमेरिका के दरमियान कोई मफाहमत हो जाए, मुज़ाकरात हों और फिर तालिबान के साथ भी हों और ये मामला जो है किसी तरीके से बखैर खूबी निपट जाए। अमरीकी सदर कहता है कि पाकिस्तानी इदारों के मशकूक किरदारों से ताल्लुकात है। माइक मुलन की बात का आप यूं कह लीजिए कि थोड़ा सा नरम वर्जन है। नहीं, मतलब हो सकता है। देखिए वो पाकिस्तान के अदारों ने भी तो कहा है ना कि हमारे राब्ते हैं। देखिए इंटेलिजेंस जो होती है ना, उसके राब्ते तो हर एक से रहते हैं। खुद अभी खबर आई थी कि खुद अमरीकी जो हैं वो भी हक्कानी साहब के जो बेटे इब्राहिम है उनसे मिल रहे हैं, तो ये उनके भी राब्ते हैं, राब्ते हमारे भी हैं। हमारे राब्तों पर वो शक की नजर से देखते हैं और हमें उनके राब्तों का पता नहीं चलता। तो ये तो एक हिस्सा है। फिर उसके बाद अफगान सदर जो है वो उनके माउथ पीस बनते हैं, माउथ ऑर्गन बनते हैं और कहते हैं जी पाकिस्तान की मर्जी के खिलाफ तो तालिबान उंगली भी नहीं हिला सकते। देखिए वो हामिद करजई साहब जो हैं, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं, करनी भी चाहिए, सदर है हमारे हमसाय के जी। अगर अब मुश्किल सा काम है, मुश्किल काम है, लेकिन मुश्किल काम भी तो हमें करने हैं ना, आसान काम तो बहुत कर लिया हमने। देखिए बात यह है कि उनको ये नहीं मालूम कि अगर तालिबान पाकिस्तान की बात मानते होते तो ये जंग शुरू ही ना होती, क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमत ने तो उनको मशवरा दिया था, फौजियों ने जाके, वो महमूद साहब गए थे, ISI के लोग गए, अपना उनके मुशर्रफ साहब के बिल्कुल वहां गए लोग, उन्होंने कहा भाई आप ओसामा बिन लादेन को हवाले कर दीजिए। तो जब तालिबान ने उस वक्त उनकी बात नहीं मानी, तो आज तालिबान हमारी बात क्यों मानेंगे? देखिए कोई ना कोई बात, यानी गिव एंड टेक हो सकती है, मुफाहमत और चीज है, मगर एक बात इन लोगों को नजर में रखनी चाहिए, ये झूठ नहीं बोलना चाहिए। अफगानों को और तालिबान को आप डिक्टेट नहीं कर सकते। हाँ, बात कर सकना और बात है, कनेक्शन राब्ते होना, फैसिलिटेशन का राब्ता। और देखिए करजई साहब ने एक बात कही है वहां जाके, उन्होंने कहा पाकिस्तान तो है हमारा जुड़वा भाई जी, ट्विन ब्रदर जी, और वो जो है ये है दोस्त हमारा। अब दोस्त का मसला ये होता है कि दोस्त का इंतखाब तो आदमी खुद करता है, हाँ भाई का, और भाई का अल्लाह मियां करता है। सर एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद हमने बात करनी है और आपने हमें बताना है 1958 के मार्शल के हवाले से, क्योंकि कल भी हमने ये वादा भी किया था। तो ये भाई जो है ना जी, अब भाई पर तो उनको कभी गुस्सा भी आता है, मोहब्बत भी आती है, छुटकारा नहीं होता जी। तो चले इस बात को हम फिर आगे कंटिन्यू भी करेंगे और फिर आपने अपने वो 1958 के जो मार्शल के बारे में वो भी बताना है। अब अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप देखते रहिए नुक्ता नज़र।
नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम गुफ्तगू तो हो रही है हमारी अफगानिस्तान के ऊपर, और अब हमने गुफ्तगू करनी है मज़ीद उसके ऊपर भी कि जो पाकिस्तान में पहला मार्शला लगा। लेकिन उसके साथ साथ आपको ये बताते चलें कि आप हमें कॉल कर सकते हैं बराह रास्त। हमारा नंबर है 0423636802। इस पर 7:30 बजे के बाद आप बराह रास्त कॉल कर सकते हैं और आपके सवालात के जवाबात भी हम शामी साहब से, उनके आपके सवालात पे जो आपका नुक्ता नज़र है शामी साहब का, वो आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। और उसके साथ साथ फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इन पे भी आपसे गुफ्तगू के मौके जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। इस लैपटॉप पे आपकी गुफ्तगू जो है अगर आप लिख के करना चाहें तो वो यहाँ पर आ जाएगी, वो भी उसके ऊपर भी हम बात आगे बढ़ाएंगे। शाम साहब, बात हो रही थी जो हामिद करजई साहब अब आजकल कह रहे हैं, कहा है, लेकिन अब भाई है तो हम भाई तो उनके हैं, तो अब वो जैसे कहते हैं ब्लड इज थिकर देन वाटर, तो वो उनके दोस्त हैं, मगर करजई साहब हमें अपना भाई समझे, बरादर यूसुफ ना बने हमारे लिए। हमारे लिए अभी तक तो उनकी कैफियत है, तो हमारे साथ मिलेंगे ही तो कुछ मामला होगा। ये जो इंडिया है ना जी, ये इंडिया कहां से आ जाएगा अफगानिस्तान में? हमारे कई दोस्त कहते हैं जो इंडिया में ये हो जाएगा, स्ट्रेटेजिक अलायंस हो गया अपना, कहां से जाएगा इंडिया? किसने रास्ता कौन सा है? लेकिन शामी साहब नहीं, वहां पे अब देखिए हमें ओहो, हम तो रास्ते में है भाई। बिल्कुल ठीक है, हम रास्ते में, हमारे हम उनके साथ होंगे तो हमारे दरमियान से गुजरेगा ना। शामी साहब $2 अरब की इमदाद देना, जितनी दे दे, उसके बाद वहां पर कॉन्सुलेट कायम करना, इमदाद क्या है? $2 अरब इतने सालों में दे दिए तो क्या हुआ? बिस्मिल्लाह और दे, $4 अरब दे। हमारे भाई हैं अफगान, उनको $10 अरब दे, वो खाए पिए माल ले उनका। लेकिन सवाल यह है कि इंडिया अफगानिस्तान में जाएगा कहां से? लेकिन हमारे जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, देखिए पाकिस्तान को नजरअंदाज करके इंडिया और अफगानिस्तान का राब्ता नहीं हो सकता। लेकिन शाहिद साहब, हमारे जो पूरे का पूरा सिक्योरिटी पैराडाइम है, कौमी सलामती का जो हमारा बुनियादी नजरिया है, वो तो यही रहा है। हमें तो ये बताया गया जी इंडिया की इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए अफगानिस्तान में, चाहे जो कुछ हो। इंडिया भी देखिए, इंडिया की इन्वॉल्वमेंट बिस्मिल्लाह हो जाए, मुआशी तौर पर, इक्तिसादी तौर पर, इंडिया को अफगानिस्तान की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। यह है बुनियादी बात जी। देखिए ना, रोटी छोटी खाएं बिस्मिल्लाह, कोई बात नहीं। एक बात देखा, अब दूसरी बात, अब हम आते हैं दूसरी तरफ जी। अब एक पहले स्टीव जॉब्स जो है वो इसके इंतकाल हो गया जी, बहुत बड़ा जो कंप्यूटर की दुनिया का नाम है। अब वो जो है एक ऐसा बच्चा जिसको माँ बाप ओन नहीं कर रहे थे, बाप तो उसका मुसलमान था जी और माँ थी अमेरिकन, यानी बिलवास्ता कमाल है मुसलमानों का कुछ ना कुछ हिस्सा तो है, लेकिन वो शादी से पहले पैदा हो गया था जी। अब उसके बाद माँ बाप, शादी हुई जब, तो उन्होंने इस बच्चे को किसी को दे दिया, उनको आप इसे गोद ले ले जी। उसने गोद लिया, बुरे हालों वो रहा और अपनी मेहनत करता रहा, अपना मुशक्कत करता रहा, पढ़ता रहा, कभी फीस के पैसे हुए कभी ना हुए, और होते होते वो एक ऐसा इनकलाब आफरी शख्सियत बन गया कि कंप्यूटर की दुनिया में उसने इनकलाब पैदा कर दिया। बिल्कुल, और बहुत बहुत बड़ी उसकी कंपनी भी बहुत बड़ी। आज उसकी जो कंपनी है एप्पल, उसके पास $73 अरब हैं और अमेरिका के पास जितना कैश है ना, उससे चंद डॉलर उससे ज्यादा ही है उसके पास। शामी साहब, ऐसी कोई मिसाल मौजूदा हम पाकिस्तान में दे सकते हैं? पाकिस्तान में बेशुमार कमाल है। हमने खुद, आप देखा नहीं, एटम बम बनाया, हमारे पास कुछ भी नहीं था और हमने एटमी ताकत बन गए हम। और फिर हमारे बच्चे जो हैं, आप देखिए कहां कहां कमालात दिखा रहे हैं। तो पाकिस्तान जो है, हमारे यहाँ नोबेल प्राइज हासिल किया डॉक्टर अब्दुल सलाम ने। देखिए बात असल में यह है कि जो स्टीव जॉब्स है, ये भी हमें कहानी, आदमी चाहे तो क्या नहीं कर सकता, लेकिन शामी साहब सोसाइटी का फर्क भी, हिम्मत के साथ हम अपवर्ड मूवमेंट की क्या इजाजत देते हैं अपने बच्चों को? नहीं, बिल्कुल, हमारे बच्चे बेशुमार ऊपर आ रहे हैं। हमें यही तो काम करना है अब कि हमारे बच्चे बेशुमार ऊपर आए हैं, बेशुमार सलाहियतें उनमें, उनको मजीद माहौल फराम करना है। यानी आप देखिए, ऐसी बात नहीं है कुछ है ही नहीं, बहुत कुछ बनाना है अभी। तो इंशाल्लाह हमें ये हौसला पकड़ना चाहिए, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। चले शामी साहब, 1958 का मार्शल, आज 7 अक्टूबर है। आप देखिए 1958 का जो मार्शल है जी, बड़ी दिलचस्प बात है। ये 7 अक्टूबर, आज हम बैठे हुए, इस वक्त ये कुछ सिकंदर मिर्जा और अयूब खान 53 साल पहले कुटपुट हो चुकी थी, और रात को 10 बजे फौजें मूव की, 10:30 बजे, और फिर उन्होंने जनाब कब्जा कर लिया पाकिस्तान पर जी। पहली दफा पाकिस्तान फतह। हमारे मौलाना मौदूदी कहते थे ना कि पाकिस्तान के जो हमारे फील्ड मार्शल हैं जी जी, उनसे चलो कुछ और तो फतह नहीं हुआ, कश्मीर तो फतह नहीं कर सकती हमारी फौज, चलो उसने पाकिस्तानी को फतह कर लिया। ये शायद आसान काम होगा ना, ये आसान काम था जी, या मुश्किल काम था, पर कर लिया माशाल्लाह। अच्छा, अब बड़ी दिलचस्प बात है, ये
हमारे यहाँ उस वक्त जो 56 का दस्तूर था जी, उसमें दस्तूर को मनसूख करना या सबवर्ट करना ये जुर्म नहीं था, इसकी कोई सजा मुकर्रर नहीं थी। यानी 1956 के दस्तूर में नहीं, ठीक है, ठीक है। 1962 के दस्तूर में भी नहीं थी, ठीक है। अच्छा, मगर आप ये ना समझें कि दस्तूर तोड़ने की इजाजत थी। दस्तूर तोड़ने की तो कोई प्रोविजन ही नहीं थी ना, वो भी नहीं थी। लेकिन बनाने वालों के जहन में नहीं होगा कभी टूटेगा, तस्वुर ही नहीं था कि दस्तूर तोड़ा भी जा सकता। अच्छा, लेकिन ये जब हमने 73 का दस्तूर बनाया जी, और बड़ी बड़ी लंबी कहानी देखी, पीछे फिर सबूत डाका हुआ, फिर क्या कुछ हुआ, उसके बाद एक दफा रखी, दफा 6, ठीक है, हाई ट्रीजन का उसको जुर्म करार दिया गया। और उसके तहत हमने बनाया एक कानून, एक एक्ट बनाया पार्लियामेंट में, ताकि ये कार्रवाई हो सकेगी। अब दिलचस्प बात यह है कि वो जो कानून है, ये जो नोटिफिकेशन इसमें आपके सामने आ जाएगा जी, उसमें जो सजा है ना जी, वो ये कहा कि 56 से ये नाफिजुल अमल होगा, मुअस्सर बा माजी, मुअस्सर बा माजी जी। ये 1973 में बनाया, 1973 में ये हमने एक्ट बनाया, ठीक है, और उसमें लिखा कि ये 1956 से नाफिजुल अमल होगा। यानी उस वक्त अगर हम उसको नाफिज कर देते तो किस किस को सजा देते? 1958 यानी सजा देते हैं अयूब खान को, अयूब खान को सजा और देते, फिर उनके साथ भुट्टो साहब थे, तब शायद उनको भी दे देते और फिर देते हम ज़ियाउल हक साहब को, और उनके साथ नवाज शरीफ साहब थे, शायद उनको भी कर लेते कुछ ना कुछ। याह्या खान भी इसमें इस और फिर याह्या खान को तो वैसे ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने उसको तो वैलिडेट नहीं किया था। जमात इस्लामी के भी शायद थोड़े से लोग जमात इस्लामी, मियां तौफीक अहमद साहब जाने वही मरहूम, तो वो जमात इस्लामी भी कुछ उससे फायदा उठा लेती उस सजा से, उनको भी मिल जाती। अच्छा, फिर अब लेकिन अब आप दिलचस्प देखिए, परवेज मुशर्रफ साहब तो दंदनाते फिर रहे हैं ना जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, 2 दफा दस्तूर तोड़ा उन्होंने, हाँ बिल्कुल, ठीक है, आपके सामने मौजूद है। उन पर तो हमारी हुकूमत मुकदमा कायम नहीं कर पा रही, और जो कानून कहता है कि 1956 से ये नाफिज होगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन को सबोताज करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। शम्स साहब, उसकी वजह शायद ये है कि जब ये कानून बना था उस वक्त अयूब खान भी जिंदा थे, और जिंदा लोगों पे नहीं, जिंदा नहीं, हाँ उस वक्त शायद अयूब जिंदा थे, अयूब जिंदा, याह्या खान भी शायद जिंदा थे, याह्या खान भी जिंदा थे। आमिर बेशतर जिंदा, आमिरों पे तो हमारी तारीख कुछ और बताती नहीं, तो वो जिंदा थे ना। अब तो परवेज मुशर्रफ साहब भी जिंदा है, ले देखे जी। शम्स साहब, अभी वक्त हो गया एक ब्रेक का, गुफ्तगू बड़े दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गई है, और अभी आप मजीद आगे सुनेंगे कि उसके बाद क्या हुआ, मार्शल लगने के बाद। अभी आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुश आमदीद। शामी साहब हमारे साथ मौजूद है और हमारी गुफ्तगू का मौजू है पाकिस्तान का पहला मार्शल, यानी जो 7 अक्टूबर 1958 को लगा था और जनरल अयूब खान ने लगाया था। आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं, 042363680102 हमारा नंबर है। हमारी लाइन्स खुल चुकी हैं और आप इस प्रोग्राम में शामिल कर सकते हैं अपने सवालात भी, जिन पर हम नुक्ता नज़र मालूम करेंगे शामी साहब से। जी शामी साहब, हम बात कर रहे थे कि अयूब खान साहब आखिरकार तशरीफ़ ले आए। देखिए, असल में जो मार्शल है वो अयूब खान ने नहीं लगाया, वो लगाया हमारे सदर पाकिस्तान उस वक्त जो थे, मेजर जनरल अस्कंदर मिर्जा। ठीक है, एक फौजी पहले सदर थे, वो भी तो फौजी भी, वहाँ फौजी थे, यानी एजाजी तौर पर। अच्छा, तो बहरहाल अब मैं एक हबीब साहब एक बात आपसे अर्ज करूंगा, जो तनाजर है उसको जरा देखें। मौरखीन ये कहते हैं कि आप तारीख के किसी वाक़े को देखने के लिए ना उस माहौल में वापस जाएं। ठीक है, यानी पानीपत की जो लड़ाई हुई तीसरी, तो उस माहौल में जाएं क्या हुआ। ठीक है, चौथी हुई तो उस माहौल में जाएं। 1965 की जंग के हवाले से हम पानीपत की लड़ाई का जायजा नहीं ले सकते। ठीक है, ना हम यूएनओ के चार्टर की रोशनी में कोई पुरानी तारीख जो है उसका जायजा ले सकते। ये जो जमाना है जो 58 का, दूसरी जंग अजीम के बाद का, ठीक है, ये एक बड़ी ताकत इमर्ज की सोवियत यूनियन। बिल्कुल ठीक है, ये कम्युनिस्ट ताकत थी, एक कम्युनिस्ट पार्टी है, इख्तियार पे कब्जा करती है, फिर लोगों पर हुकूमत शुरू कर देती है। ना अपील है, ना वकील है, ना दलील है, ना कोई बुनियादी हकूक है, ना कोई इंतखाबात है, एक अपना तस्वुर है। और एक तरफ अमेरिका जो था वो जमहूरियत का आलमबरदार था, मगर उसकी जमहूरियत भी अपने मुफादात के ताबे थी, लेकिन उसका एक नारा जमहूरियत का था। और इनका मामला जैसे अवामी जमहूरियत कहते थे, पीपल्स डेमोक्रेसी, वो ये थी एक आमरीत, पार्टी की आमरीत, नजरियाती आमरीत। तो ये जो सोवियत यूनियन के इन्फ्लुएंस से
अक्सर जो हमारे तरक्की पजीर ममालिक हैं वहां इनकलाब आ रहे थे और वो फौज के जरिए आ रहे थे, यानी फौज को इनकलकेट किया जाता था, जो सोवियत यूनियन की कम्युनिस्ट पार्टी जो है जी, वो फौजियों के अंदर काम करती थी और फौज के पास ताकत होती है, असला होता है जी, और वो इख्तिदार पे कब्जा कर लेते थे और फिर वहां एक सोशलिस्ट रिपब्लिक कायम हो जाती थी। तो आप ये देखिए कि 1945 के बाद से 1958 तक जी, ये जो अरसा है 13 साल तकरीबन, इस दौरान जी टोटल आए हैं 47 बगावतें हुई हैं दुनिया भर में। ठीक या है, आप समझे फौजी इनकलाब आए हैं 47, और जब 47 इनकलाब आए तो इसका मतलब हवा चल पड़ी। एक कामयाबी की शरह कितनी होगी इनमें? हवा चल पड़ी ना, अच्छा, कि आप कब्जा करें फौज के जरिए जी, ठीक और जो इनकलाबी होते थे, नौजवान होते थे, एक चेंज करना चाहते थे सिस्टम को, जी, ठीक वो है, कहते थे कि हम बस इस फौज के जरिए ये काम कर लें। आसान रास्ता भी लगता थोड़ा सा। जब पाकिस्तान कायम हुआ तो पाकिस्तान की भी बड़ी मुश्किलात थी जी, ठीक है, और फौज जो थी वो भी मौजूद थी। कोई 1 लाख से ज्यादा फौज हमारे हिस्से में आई थी पाकिस्तान बनने के बाद। अगरचे उतनी ऑर्गेनाइज नहीं थी, उतनी मुसल्ला नहीं थी, उतना असला नहीं था, लेकिन थी वेल ट्रेन फौज। रवायत तो वही उसी रवायत की अमीन थी। अच्छा, अब और बाकी हर जगह अबतरी थी, सियासत जो थी वो अबतर हो रही थी, कोई मुहाजिर आ रहे थे, मुमलकत का स्ट्रक्चर ही कोई नहीं था ना। देखिए पाकिस्तान जब बना है जी, तो पाकिस्तान के नाम की कोई रियासत नहीं थी पहले वजूद में रखती, कोई स्टेट स्ट्रक्चर नहीं था। इंडिया का मामला नहीं था ये। इंडिया में दिल्ली में हुकूमत कायम थी, सेंट्रल गवर्नमेंट कायम थी, सूबों में हुकूमतें कायम थी, एक बना बनाया स्ट्रक्चर था। उसमें बैठ के पंडित नेहरू पहले ही वजीर आजम थे, उनका हुक्म चल रहा था। पाकिस्तान में तो नया दारुल हुकूमत बना, कराची जो पहले नहीं था, बिल्कुल ठीक है, और नई सारी सेक्रेटेरिएट बना, हर चीज नई थी। और नई बनाने के लिए मुश्किल, एक मुमलकत को खड़ा करना आसान काम नहीं होता, उसके अपने मसाइल होते। तो अब इब्तदाही में जो हमारे फौजी हैं नौजवान जी, ये क्योंकि बड़े अब होते हैं ना, हर चीज को अपने नुक्ता नजर देखते हैं, बड़े समझते हैं कि वेल ड्रेस्ड और ये वो, और मतलब इतने काम 3 मिनट में होना चाहिए, 5 मिनट में होना चाहिए, और पूरी दुनिया को ये समझते हैं कि ये बड़े आसान काम है बाकी सारे जो कर रहे हैं जी, और सबसे मुश्किल काम फौज में रहना है, मतलब फौज में रहना है, और बाकी सियासत क्या है, बाकी हुकूमत क्या है, मईशत क्या है, ये तो हम ऐसे ठीक कर लेंगे, ऐसे ठीक हो सकती है, और ये सियासतदान ठीक नहीं कर रहे हैं, ये बड़ी खराबी कर रहे हैं। तो कायदे आजम को इब्तदा में जो चंद फौजी अफसर मिले और उन्होंने जो तनकीद की हुकूमत पर, तो उनके तो कान खड़े हो गए। अच्छा, ये कायदे आजम की जिंदगी में भी ये वाकया हो चुका है? कायदे आजम ने कोयटे में एड्रेस किया फौजी अफसरों से और उनको कहा कि भाई आपका काम हुकूमत की अतात करना है, आप दस्तूर के ताबे हैं और आपका काम दस्तूर से बालातर होकर सोचना नहीं है। तो आप अपनी लीडरशिप पर, अपनी हुकूमत पर एतमाद रखें, और इस तरह की बातें उन्होंने डिस्करेज की, यानी वार्न किया उनको। ठीक है, इसका देखिए मतलब आप क्या है, अब छोटी सी बात देखें, अब डेंगू बुखार फैला हुआ है हर तरफ जी, अब हमारे मोहल्ले में भी, आपके मोहल्ले में बेशुमार मरीज हैं, डॉक्टर कम है। अब हम सोचें यार ये डॉक्टर कम है और मरीज बहुत ज्यादा हैं, तो क्या करें फिर? तो फिर ये काम यह है कि मैं और आप दोनों डॉक्टर बन जाएं। तो हम ऐसा करें, सफेद यूनिफॉर्म पहन के स्टेथोस्कोप खरीद लें और उनका इलाज शुरू कर दें। ठीक है, और ना प्लेटलेट क्या है, फलां क्या है, ये क्या है, कुछ पता नहीं है। तो अब हमारे हाथ से मरीज तो कुछ जो होगा आपको पता ही है ना, बिल्कुल ठीक, कुछ बच भी जाएगा जिसको अल्लाह का मंजूर है, जो फंसेगा वो गया जाएगा, उसकी आकबत समझ जाएगी। हाँ, इसी तरीके से अब जैसे ये फरते मोहब्बत में कौम की जी, ये हमारे फौजी अफसरों ने सोचा कि हम जनाब इस हुकूमत, ये तो हुकूमत बेचारी जो है, इससे तो काम हो नहीं रहा, ये कौम कहां जाएगी? तो कौम से मोहब्बत जो थी इस पर कब्जा कर लिया, अब कौम के मामलात हम चलाएं। अच्छा, ये मोहब्बत बार बार जोश मारती रही, जोश मारती रही। अब अयूब खान साहब के अंदर कौम की मोहब्बत, सिकंदर मिर्जा साहब के अंदर कौम की मोहब्बत, बेचारी का क्या बनेगा? ये मौलवी क्या करेंगे, ये सियासतदान क्या करेंगे, ये तो आपस में लड़ रहे हैं, ये हमारे बगैर कैसे जिंदा रहेगी? लो जनाब, उन्होंने दस्तूर को मुअत्तल किया, क्या मनसूख किया और अयूब के सुपुर्द कर दिया। शामी साहब, ये लव स्टोरी जो है इसको हम गुफ्तगू के ब्रेक के बाद भी जारी रखते हैं, क्योंकि अभी वक्त हो गया एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आप हमें कॉल्स कर सकते हैं 0423636810 पर। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र।
जी, नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। और आपसे अभी हम कॉल्स पे बात करेंगे। हमारा फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए 04236368 शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हम एक बात कर रहे थे कि किस तरह मोहब्बत जोश मारती है बार बार हमारी फौज की, कौम की मोहब्बत जी, किस बेचारी का क्या बनेगा हमारे बगैर। ठीक है, तो वो एक अपना आराम तज के इस कौम की खातिर वो इख्तिदार संभाल लेते हैं जी। अब आप देखिए, जब अयूब खान कमांडर इन चीफ बने, उन्होंने एक बयान जारी किया, तमाम फौजियों को भिजवाया कि हमें हुकूमत की अतात करनी है, दस्तूर की अतात करनी है। अच्छा, ये 1958 से पहले की बात, जब 51 में बने। उसके बाद एक बार उन्होंने एक अमेरिकन डिप्लोमेट से बात करते हुए कहा, ये रिकॉर्ड हुआ है अमेरिकन पेपर्स में, कि ये देखिए अब नौजवानों में, फौजी अफसरों में इस तरह की बातें हो रही है, बड़ी तशवीशनाक। वो समझते हमारे पास ऐसे ट्रेंड लोग मौजूद नहीं हैं जो मुमलकत का कारोबार चला सके और संभाल सके। अच्छा, ये गुफ्तगू तो ये आप 1950s की बात करें, मुझे लग रहा है जैसे विकीलीक्स हैं आजकल, ठीक है ना जी। इसलिए उन्होंने कहा, ये मैं उनको, यानी गोया उनको फौजियों को कह रहे हैं, भाई आप किस चक्कर में पड़ गए हैं, ये दिल से निकाल दे ख्याल। हाँ। ये हमें तो, हम ये काम नहीं कर सकते, ये उनका तसव्वुर है। लेकिन फिर मुल्क की मोहब्बत गालिब आई। अब जो सिकंदर मिर्जा है, वो सारी जो सियासत थी उसके ताने बाने बन रहे थे, और वो कभी आज इस हुकूमत बदल दी, कभी ये हुकूमत बदल दी। सियासतदानों से लोग बेजार हो गए थे। कभी आप देखिए, मशरकी पाकिस्तान में डिप्टी स्पीकर को मार दिया असेंबली में, जी बिल्कुल। एक यहां गवर्नर राज हो गया, मशरकी पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान में गवर्नर राज। आज इस पार्टी की हमायत, कल दूसरी पार्टी की हमायत, आज एक कोलिशन, कल दूसरी कोलिशन, मईशत खराब, सियासत खराब, ये सारा कुछ चल रहा था। और साथ ही साथ सिकंदर मिर्जा जो है वो बेचैन थे कि ये तो कम्युनिस्ट आ जाएंगे, ये तो ये होगा। क्योंकि देखिए, कम्युनिस्ट एक बगावत हो चुकी थी, कोशिश 51 में लियाकत अली खान के खिलाफ। ये कम्युनिस्टों का कुछ ना कुछ उसमें रोल था कि ताकि फौज के जरिए कब्जा किया जाए। अब अयूब खान भी मिल गए साथ। अब उसका नतीजा ये निकला, उन्होंने जनाब कहा आइए कब्जा कर लीजिए। अब उसका पहला शिकार तो खुद सिकंदर मिर्जा हुए। जब भाई दस्तूर ही ना रहा तो सदारत कहां रहेगी। वो देखिए, मैं एक बात खत्म करते आगे चलते हैं। 27 अक्टूबर को फिर ये मरहला मुकम्मल हुआ, सिकंदर मिर्जा को भी रुखसत किया गया इख्तिदार से। और कैसे रुखसत किया गया? एम.ए. जुबैरी साहब हमारे होते थे बिजनेस रिकॉर्डर के चीफ एडिटर और आज टेलीविजन के चेयरमैन जी। ये डॉन में काम करते रहे थे, बड़ा कायदे आजम के करीब थे अखबार नवीसों में से, ठीक है। और यंग अखबार नवीस के तौर पर वो कहते हैं उन्होंने खुद देखा है, वो आई विटनेस थे कि सिकंदर मिर्जा को फौजी अफसरों ने ठुड्डे मारे। गवर्नर हाउस, गवर्नमेंट हाउस, सदर ठुड्डे मारकर और उसको जनाब वहां से निकाला ऐवान सदर से। और यही सिकंदर मिर्जा है, जब गुलाम मोहम्मद गवर्नर जनरल थे, बीमार थे, चिमट के बैठे हुए थे, इस्तीफा नहीं देते थे, उनसे इस्तीफा लिया गया, सिकंदर मिर्जा ने उनको थप्पड़ मारा। इसके भी वो आई विटनेस है, मुकाफाते अमल। वो ये पाकिस्तान में ये हुआ। तो वो हमारे जो अब हम कहते हैं ना, नवाज शरीफ साहब को हथकड़ियां लगाई, फलां ये हुआ, ये तो आप देखिए सिकंदर मिर्जा के साथ क्या हुआ। और ये वो फौत हो गए अभी पिछले साल। हमने उनको एजाज में एक तकरीब की थी, उन्होंने वहां सारे वाकयात सुनाए। शामी साहब, और देखिए 27 तारीख को जब सिकंदर मिर्जा रुखसत हो गए और उनसे भी इस्तीफा ले लिया गया और लंदन की रवानगी का बंदोबस्त कर दिया गया, फिर मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने खैर मकदमी बयान जारी किया मार्शल लॉ के लिए। हाँ जी, इस तब्दीली के लिए। वो इतनी, क्योंकि उन्होंने समझा कि सिकंदर मिर्जा जो चला गया है तो इस मुल्क में शैतानत जो थी उसका अड्डा जो है खत्म हो गया। शामी साहब, ये जो आपने हालात बताए सिकंदर मिर्जा के दौर वाले, अगर सिर्फ नाम बदल दें तो आज के हालात भी कुछ वैसे ही नहीं लगते? हाँ, वैसे लगते हैं, सिर्फ उमंगें वैसी नहीं रही। क्योंकि आप देख चुके हैं ना बेशुमार हमारे। ये तो अभी हमने एक बिल्कुल जिक्र किया है, मेरा ख्याल ये सिलसिला चलता चाहिए, क्योंकि 7 अक्टूबर तक जो काम शुरू हुआ वो 27 अक्टूबर तक पहुंचा। तो 27 अक्टूबर तक तो हमें से डिस्कस करते रहे। बीच में 5 जुलाई 1977 भी आ जाता, बहुत सारी चीजें आ जाती। ये जो मार्शल है अयूब का, अभी तो कुछ जिक्र ही नहीं उसका हुआ। और वक्त जो है वो हमारे रास्ते में खड़ा हो गया। मोहम्मद यूनुस साहब हैं हमारे साथ सऊदी अरब से, और मोहम्मद यूनुस साहब, आपने बड़ा इंतजार किया, जी फरमाइएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, ये मैं शामी साहब से बात करना जी जी, आप कर रहे हैं, फरमाए।
शामी साहब, आप बहुत सीधी बात करते हैं और आप मेरे बहुत पसंद किए हैं। मैं आपसे ये सवाल कर रहा था कि करप्शन के बारे में बहुत सी हर चैनल पे बात रोजाना होती है, लेकिन इसको खत्म या इसकी सजा के बारे में कोई नहीं डिस्कस करता। जैसे चाइना में है कि कोई भी 10 रुपए की रिश्वत हो और 1 लाख। जी, समझ आ गई यूनुस साहब, मैं बिल्कुल करप्शन पे बात करते हैं आप। नहीं, कोशिश तो करनी चाहिए यहाँ भी हो जाए। चाइना में तो जनाब कम्युनिस्ट पार्टी की हुकूमत है, वहां तो मल्टी पार्टी सिस्टम नहीं है, ना इस तरह की जमहूरियत है। तो पाकिस्तान के अपने मसाइल हैं, तो कोशिश करनी चाहिए, स्ट्रगल करनी चाहिए कि यह सजा पाकिस्तान में भी हो जाए। लेकिन जो सजाएं पाकिस्तान में मौजूद हैं, कैद की सजा तो मौजूद है ना, वो भी नहीं हो पा रही। लेकिन वो कहते हैं ना कि रिश्वत दे के पकड़ा गया, रिश्वत लेके पकड़ा गया, रिश्वत लेकर छूट जा। लेकिन बहरहाल अभी कौम में अवेयरनेस है, हमें इसमें ज्यादा नहीं घबराना नहीं चाहिए, कोशिश जारी रखनी चाहिए। शामी साहब, आपका ऑप्टिमिज्म जो है, कोशिश करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। ठीक, अब खालिद साहब है रावलपिंडी से। जी खालिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शामी साहब, हाँ जी, आपके मदद से एक गुजारिश करना चाह रहा हूँ। एक तो दुनिया चैनल का बहुत शुक्रिया कि इन्होंने मेरी कॉल अटेंड कर ली, बहुत मेहरबानी। आप लोगों का सबकी मेहरबानी। आप जल्दी जल्दी फरमाएं, आप क्या कहना चाहते हैं। कहना मैं चाह रहा हूँ कि महंगाई के सिलसिले में महंगाई पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है और इसको कंट्रोल करने के लिए एक छोटी सी तजवीज है। देखिए, महंगाई कम करने का एक बड़ा आसान नुस्खा है, अपने अखराजात कुछ कम कर लिए जाए। और वो जो आपने कल हुकूमत को तो करनी चाहिए महंगाई कम, मैं ये नहीं कहता नहीं करनी चाहिए, हमें एहतजाज भी करना चाहिए, भैया जोर भी देना चाहिए, लेकिन कुछ अपने तौर पर भी, अपने अखराजात पर भी नजरसानी करनी चाहिए। लेकिन शामी साहब, आप देखिए कि इस वक्त अगर आप आटे की बोरी देखें, कहां से कहां उसकी प्राइस चली गई है। और फिर अब जो मैं रिसेंटली एक जो ताज़ा तरीन स्टेटिस्टिक्स आ रहे हैं उसके मुताबिक शामी साहब को एक आदमी जो 20,000 रुपये कमाता है वो मोर देन 50% अपने खाने पर खर्च करना पड़ता है उसको। तो ये कैफियत तो है ना लोगों में। हाँ, ये कैफियत तो है। देखिए, बात यह है कि ये जो गंदम है, ये तो उन्होंने कहा जी कि यहाँ पैदावार कम हो रही है, इसकी कीमत बढ़ा दी जाए तब पैदावार ज्यादा होगी। अब पैदावार तो ज्यादा हो गई, आपको गंदम तो बाहर से तलत इस्लाम साहब है हमारे साथ। जी तलत साहब। जी, तलत अहमद भुट्टा बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी जी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब भी मार्शल आता है, कुछ लोगों का ख्याल ये है कि उस दौर के अंदर बहुत ज्यादा तरक्की होती है एज कम्पेयर टू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के। तो इसकी क्या रीजन है, ये लोग क्यों इस तरह बात कहते हैं? जब हम ये कहते हैं, उसका कंपैरिजन करते हैं, तो मार्शल दौर के तलत साहब, ठीक है तलत साहब, आपका सवाल आ गया। जी जब साहब। नहीं, ये बात तो हकीकत है जी कि जब मार्शल आता है, डिसिप्लिन आ जाता है, कोई इत्तेफाक से ऐसे हालात भी पैदा हो जाते हैं कि गैर मुल्की इमदाद भी मिलने लगती है बड़ी कसरत से, तो हम कुछ मामला हमारे बेहतर हो जाते हैं। अब जरूरत हमें तजर्बा यह करना है कि जमहूरियत के अंदर रहते हुए हम तरक्की करके दिखाएं, जैसे कि दूसरे लोग कर रहे हैं। और शामी साहब, उसके लिए जमहूरियत के साथ साथ तरक्की करने के लिए ये भी तो जरूरी है ना कि हमारे कोई किसी और की मोहब्बत जोश ना मार जाए। हाँ, नहीं, दुरुस्त है, लेकिन देखिए, अगर हम तरक्की करेंगे जी और मामलात को दुरुस्त करेंगे तो तभी आगे बढ़ सकेंगे। शामी साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है और अगले इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे हम अगले जुमेरात और जुमे को दोबारा मिलेंगे 7 बजे से लेकर 8 बजे तक, और उस अगले हफ्ते की जो खबरें हैं और उसके साथ साथ कुछ पर्सपेक्टिव भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। आप हमें रब्ता करने के लिए इस दौरान में हमारा ईमेल एड्रेस भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ट्विटर है, फेसबुक है, इन तमाम के जरिए आप अपने सवालात, कमेंट्स जो हैं वो हमें भेज सकते हैं। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।